नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी कहानी के विकास का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा आपके सामने। तो हमने इससे पहले बात की थी हिंदी कहानी, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख आंदोलन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हिंदी सबसे सशक्त विधा है और हिंदी कहानी के विकास के अध्ययन को हम सम्राट प्रेमचंद को अगर केंद्र बिंदु मान ले तो उन्हें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये हमने बताया था कि हम इसे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, नई कहानी, इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कहानी सबसे सशक्त विधा आज के समय में है। कहानी के पाठक अन्य पाठकों की तुलना में, अन्य विधाओं के पाठकों की तुलना में ज्यादा हैं। और मैंने उसमें आपको बताया भी था कि किस कहानी को प्रथम कहानी मानना चाहिए। कुछ कहानी की परिभाषा भी बताई थी, उपन्यास और कहानी में अंतर भी बताया था। तो सेकंड पार्ट जैसा मैंने आपसे कहा था, तो मैं आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की, जो आपके सामने में है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। क्योंकि प्रेमचंद को हम लोग केंद्र में रख रहे हैं। देखिए, हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमने प्रेमचंद जी को केंद्र में रखा है और हमारा मानना भी यह है कि 1900 के बाद की कहानी प्रारंभ हुई है, 1900 ईस्वी के बाद कहानी प्रारंभ हो रही है। तो 1900 ईस्वी से 1915 तक के समय को प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी कहा जाता है। जिस प्रकार से उपन्यास को बांटा गया है, जिस प्रकार से निबंध को बांटा गया है, जिस प्रकार से काव्य को बांटा गया है, उसी प्रकार से आधुनिक काल में कहानी को भी बांटा गया है। कहानी का जो सबसे पहला युग है वह प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, अर्थात प्रेमचंद से पूर्व पहले की हिंदी कहानी, यह इसका मतलब है। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 से 1915 तक चलता है। देखिए मित्रों, हिंदी कहानी का विकास इतना आसान नहीं है, इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर यह रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चैप्टर में भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे जहां तक यह है कि फर्स्ट 3 टॉपिक, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद योगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी को हम इसमें ले लेंगे। और नई कहानी के लिए मैं एक और इसका भाग बना दूंगा, क्योंकि नई कहानी के अंदर बहुत कुछ आता है। नई कहानी के अंदर किस प्रकार की कहानियां लिखी जा रही है, ये सारी चीजें आएंगी। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जो इस काल में जो हिंदी कहानी है, वह अपना स्वरूप पूरी तरफ से ग्रहण कर चुकी थी। आप सुनिए, चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, और बाकी मैं ढेर सारी बातें आपको बताने वाला हूं। देखिए, धैर्य रखिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं प्रोवाइड करा सकूं, जो मुझे उपलब्ध है, मेरे पास उपलब्ध है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो इस काल में हिंदी कहानी अपना पूरा स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। उसका जो शिल्प था, उसका शिल्प विधि का विकास हो रहा था, और नए नए विषयों पर कहानी लिखी जा रही थी। जैसे कुछ नोट्स मैंने आपको उपलब्ध करवा रखे हैं, यही मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं कराता, शेष यहीं पर दे रहा हूं। और बाकी जो मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। हिंदी की पहली कहानी के अंतर्गत हमने जिन कहानियों का उल्लेख किया है, पहले उल्लेख किया जा चुका है। उसके अलावा हमारे पास कुछ और कहानियां हैं, जैसे कि माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है, जो है मन की चंचलता, लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल, और वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, और नकली किला भी इनकी एक कहानी है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन है, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन है। ये कहानियां जो है, यह प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में आती हैं। देखिए, प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां सरस्वती में इस काल में छपने लगी थी, जैसे कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो जो कहानियां हैं, उनमें हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की। आप सब जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका 1900 से 1918 तक, 1903 से 1918 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास रही। तो सरस्वती पत्रिका में काफी सारी कहानियां छप रही थी, और यहाँ पर कहानियों का काफी सुधार हुआ। कहानियों में जो जो चीजें उसमें मिस्टेक हो रही थी, वो उनमें सुधार हुआ। तो ये सारी चीजें, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की, और हिंदी कहानी अपनी विकास पथ पर अग्रसर हुई। देखिए, जो हमने कहानियां बताई ऊपर, ये सभी कहानियां इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चाहे वह मन की चंचलता है, प्लेग की चुड़ैल है, राखी बंधन भाई है, नकली किला है, रक्षाबंधन है, ये सारी की सारी जो है वह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और 1909 में, मैं लिख देता हूं, 1909 में काशी में इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानी थी, और उनकी कहानियां प्रकाशित होने लगी थी। बाद में इन कहानियों का जो संग्रह था, वह छाया नाम से 1912 में आया था। जो जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह था, वह 1912 में
आया था। छाया छाया नामक एक संग्रह बन के आया हुआ था। राधिका रमण प्रसाद की कहानी कानों में कंगना भी इंदू में सन 1913 में प्रकाशित हुआ था। देखिए सन 1918 ईस्वी में आपको ध्यान देना चाहिए कि कब क्या हुआ था। मैं जैसे बता रहा हूँ कि 1912 में छाया प्रकाशित हुई थी, 1913 में कानों में कंगना प्रकाशित हुआ था, और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रकाशित है और कब प्रकाशित है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट करनी है। यह आगे जाके आपके नेट के एग्जाम, जेआरएफ के एग्जाम में आपको काम आने वाली है। सीटेट यूटेट वगैरह वगैरह में आपको काम आने वाला है। सन 1918 ईस्वी में काशी में हिंदी गल्पमाला नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो उसमें प्रसाद जी की कहानियों के अतिरिक्त भी और कहानीकार जैसे इलाचंद जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां छपने लगी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इन कहानियों में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन कहानियों पर भारतीय और विदेशीय भाषाओं की छाया है। इन कहानियों का जो विषय है वह प्रेम है, समाज सुधार है, नीति उपदेश से जुड़ी हुई चीजें हैं, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। आपने कहानी पढ़ी होगी इनकी। उसने कहा था, आपकी काफी प्रसिद्ध कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। मैंने यहाँ पर आपको नोटिंग में दे दिया है। उसने कहा था का प्रकाशन जो है 1915 में हुआ था, 1915 ईस्वी में। वह भी सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। कौन सी? उसने कहा था कहानी का जो मूल विषय है वह आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने यह कहानी पढ़ी हो तो आप अच्छी से जानते होंगे। त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है कि दृष्टि से भी यह सशक्त और प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है। तो हिंदी की जो कहानी उसने कहा था एक सशक्त कहानी मानी गई। और उसके बाद देखिए हिंदी कथा यात्रा के इस प्रथम चरण में जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी है, उसमें प्रथम चरण में कहानी अभी बाल्यावस्था में ही थी, क्योंकि प्रारंभ था। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व जो हिंदी कहानियां हैं, उन हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप उभर कर नहीं आया था। लेकिन अपवाद रूप में गुलेरी जी की कहानियां, प्रसाद जी की कहानियां, यह सब अपवाद के रूप में कही जा सकती हैं। तो हम जो यह बता रहे हैं इससे साफ होता है कि हिंदी कहानी का विकास लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे उसका मौलिक स्वरूप एवं स्वतंत्र सत्ता विकसित हुई थी। उसने कहा था जो कहानी है वह उस कहानी को हिंदी कहानी के विकास का प्रथम सोपान की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा सकता है, यह माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की। हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे, अभी समझने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी अर्थात प्रेमचंद के युग की हिंदी कहानी सन 1916 से 1936 तक की जो कहानियां थी, उन कहानियों को प्रेमचंद युगीन कहा जाता है। क्योंकि प्रेमचंद का व्यक्तित्व प्रभावशाली था, इसलिए इनके नाम से ही प्रेमचंद युग यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। अच्छा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी में प्रेमचंद की ही बात हम पहले कर लेते हैं। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। देखिए जिसके नाम से युग चल रहा है, जिसके नाम से पहले के युग चल रहे हैं, बाद के युग चल रहे हैं, प्रभावशाली तो वह है ही। अच्छा, प्रेमचंद जी जो हैं वह नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ, इस बात को कोट कर लें आप लोग कि नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी लिखते थे उर्दू में। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह जो है वह सोजे वतन है और वह 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1907। स्वतंत्र और स्वातंत्र भावना से उत्प्रोत होने के कारण इस कहानी संकलन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। उस समय अंग्रेजों के अधीन थे हम, तो अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। लेकिन कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी जो है वह आप सोचिए कौन सी होंगी? वह है पंच परमेश्वर। जो पंच परमेश्वर है 1916 में आई थी, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और अंतिम जो उनकी कहानी है वह कफन है, आप सबने पढ़ी होगी, 1936 में। इसीलिए इस काल को प्रेमचंद युग कहना सही प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जो जीवन काल है, पूरे जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, अंतिम कहानी कफन है और पंच परमेश्वर पहली कहानी है। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की थी और वह 3 खंडों में, मानसरोवर के 8 खंडों में है।
वह जो है 300 कहानियां जो है वह मानसरोवर के 8 खंडों में है। यहाँ पर गलत प्रिंट हो रखा है तो आप इसे हटा देंगे। जो ये मानसरोवर इनका कथा संग्रह है, 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है, 300 कहानियां हैं। देखिए प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनमें विषय की विविधता आपको दिखाई देती है, जिसे विषय वैविध्य कहा जाता है। जो वैविध्य इनकी कहानियों में दिखाई देता है वो अन्य जगह नहीं दिखाई देता है। किसी भी कहानीकार की कहानियों में, किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में कभी नहीं समेटा है जितना प्रेमचंद ने समेटा है। इनकी कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास से, अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं, आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। देखिए प्रेमचंद जी की अधिकांश जो कहानियां हैं उनका जो विषय है वह ग्रामीण जीवन से लिया गया है, लेकिन कई कहानियां ऐसी हैं जो कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज में भी जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वह हर वर्ग के हैं। उनकी जो कहानी के पात्र हैं वह हर धर्म के हैं, हर जाति के हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी है। अपनी कहानियों में उन्होंने अलग अलग समस्याओं को उठाया है, जैसे कि मान लिया जमींदारी की समस्या, जैसे कि मान लिया गरीबी की समस्या, किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछूत की समस्या, रूढ़ी अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार और व्यक्तित्व जीवन की समस्याएं, ये सारी समस्याएं उनकी कहानी में आपको मिल जाएंगी। देखिए प्रेमचंद जी की कुछ जो प्रारंभिक कहानियां हैं, प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट दिखाया गया है। जैसे कि उनका पंच परमेश्वर है, तो पंच परमेश्वर और आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये जो प्रारंभिक कहानियां हैं इनमें आदर्श का पुट मिलता है। तो इनका जो मूल उद्देश्य है वह है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। लेकिन जो परिवर्ती कहानियां हैं, जो बात की कहानियां हैं, जैसे कि पूस की रात है, कफन है, तो यहां तक आते आते उनका जो दृष्टिकोण है, प्रेमचंद जी का जो दृष्टिकोण है वह परिवर्तित हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे और यथार्थ की कहानियां लिखने लगे थे। उनके पहली वाली कहानियां जो थी वह आदर्शवादी हैं और बाद में जो उन्होंने कहानियां लिखी हैं वह यथार्थवादी हैं। देखिए प्रेमचंद जी के बारे में मुझे बहुत कुछ, मैं ना चाहते हुए भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, कुछ कम नहीं करना चाहता। कोशिश है कि आप तक बातें पहुंचे। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है। इतिवृत्तात्मकता समझते होंगे, मीन्स की एक विशाल होना, एक बड़ा होना, खींचना किसी चीज को साधारण भाषा में, तथा जो चित्रण की मनोवैज्ञानिकता है उसके स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक है। पंच परमेश्वर को आप ले लीजिए, वह भी इसी कोटि की कहानी है। सन 1930 के बाद की जो कहानियां हैं उन कहानियों में कथानक छोटे एवं संश्लिष्ट होते गए तथा कहानियों की जो मूल संवेदना है उसको, संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। देखिए कहानी के पात्रों का चरित्रांकन मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा और कहानी को चरम सीमा तक द्वंद्व एवं समस्या माध्यम से पहुंचाया गया। अगर आपने शतरंज की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी होगी तो शतरंज के खिलाड़ी इसी प्रकार की कहानी है। इसके पूर्व की कहानियों जो कहानियां हैं प्रभाव की दृष्टि से वह कमजोर कही जा सकती हैं। प्रेमचंद का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह परंपरागत मूल्यों में आस्था और अंधविश्वास परवर्ती कहानियों में दिखाई नहीं पड़ता। देखिए सन 1930 से लेकर 1936 तक का जो कालखंड है वह प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल है। इस काल की जो कहानियां हैं उनमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वह किया गया है। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं का उतना महत्व नहीं दिया गया, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को पाठकों तक पहुंचाने की ओर ध्यान दिया गया। देखिए कफन आप पढ़ के देखिए एक बार। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं जिनमें यथार्थ बताया गया है। इनमें सच्चाई को नग्न रूप से उजागर किया गया है। हिंदी की जो आधुनिक कहानियां हैं उन कहानियों को ऐसी कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है। इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जो हिंदी कहानीकारों को मिला है, हिंदी कहानियों को मिला है, वह यहां से बहुत कुछ मिला है। देखिए प्रेमचंद की कुछ कहानियां हैं, कुछ प्रसिद्ध कहानियां कह सकते हैं। तो उन कहानियों में
आप नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गृहदाग, परीक्षा, आप भी थी, सवा सिर गेहूं, और ये सारे जो हैं यह प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंद जी के समकालीन जो लेखक हैं उनको देखिए, यह बहुत जरूरी हो जाता है जब हम किसी भी राइटर को पढ़ रहे हैं, तो उसके समकालीन किसी भी लेखक को पढ़ रहे हैं, कहानीकार को पढ़ रहे हैं, तो उसके जो आसपास के जो कहानीकार है वो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि प्रेमचंद है, प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन शास्त्री, राय कृष्णदास पांडे, वैजयंत शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, ये सब उल्लेखनीय हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कौशिक जी की, मान लिया हमने बात कर लिया। कौशिक जी की जो पहली कहानी है वह रक्षाबंधन है। मैं ज्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सन 1912 ईस्वी में रक्षाबंधन प्रकाशित हुआ था, लेकिन उनकी कहानी कला में निखार जो है वह बाद में आया था। लगभग 200 कहानियां इन्होंने लिखी हैं। तो ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन, यह इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं कौशिक जी की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुदर्शन जी की। सुदर्शन ने अपनी कहानियों का जो विषय है वह जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। उनकी जो कहानी संग्रह है वह है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, सुप्रभा, तीर्थ यात्रा, गल्प मंजरी, ये सब उनकी जो चर्चित कहानियां हैं। हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी, ये सब कहानियां, उनकी कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण आपको मिलेगा। उसके साथ साथ में अंतर्द्वंद की आपको कहीं पर प्रधानता मिलेगी। प्रेमचंद युग का कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियां हैं, छाया, प्रतिध्वनि, ये संग्रह हैं, 5 कहानी संग्रह उनके हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कुल मिला के 69 कहानियां उन्होंने लिखी हैं, 69 कहानियां। और प्रसाद जी की जो उल्लेखनीय कहानियां हैं आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी और सालवती, ये जो कहानियां हैं यह प्रसाद जी की कहानियां। उसके बाद हम लोग चतुर्सेन शास्त्री जी की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूं। चतुर्सेन शास्त्री जी जो हैं, आपने उपन्यास में भी इन्हें पढ़ा होगा, ऐतिहासिक विषयों पर यह कहानी लिखते हैं। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाई, रूठी रानी, देख खुदा की राह पर, आदि इनकी कहानियां हैं। और यह राय कृष्णदास भी जो है वह प्रसाद परंपरा के ही कहानीकार माने जाते हैं। उनकी कहानियों में कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम उपेंद्रनाथ अस्क की बात कर लेते हैं। जैसे कि उपेंद्रनाथ अस्क मध्यवर्गीय जीवन से अपनी कहानियों को उन्होंने विषय को चुना। भगवती चरण वाजपेयी की बात कर लेते हैं। भगवती चरण वाजपेयी ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण है। इन कहानियों में विषय की विविधता है। अब हम उग्र जी की बात कर लेते हैं। पांडे वैजयंत शर्मा उग्र जी की बात यह छूट गए हैं। इनका यह उल्लेखनीय कथाकार हैं। ये इनकी कहानियों के संकलन जो है वह चिंगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग, ये सारे इनके कहानी संग्रह है, कहानी संकलन है। देखिए, जो उग्र जी हैं वह सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में पेश करने में वे सिद्धहस्त कहानीकार कहे जाते हैं, कथाकार माने जाते हैं। इन कहानियों में सामाजिक शोषण, अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश आपको दिखाई देगा। उसी प्रकार राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, जिनका कानून में कंगन, दलिद्र नारायण, पैसे की घुंघनी, ऐसी उनकी कहानियां हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राहुल सांकृत्यायन जो है, जिनकी कहानी है सतनी के बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कहानी है बिखरे मोती और उन्मादिनी संग्रह, शिवरानी देवी, जिनकी कहानी कौमुदी है, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर, बहुत ढेर सारे ऐसे कवि हैं जिन्हें आप यहां पर पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, तो वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में। जो प्रेमचंद युगीन कहानियां थी, तो हमने पढ़ा, इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने और निखारने का काम किया। जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो हमें किसी भी प्रश्न में लिखनी चाहिए, वह यह है। इसके बाद जो भी आपको अभी तक बताया, उसके बाद हम उसका निष्कर्ष के तौर पर हमें लिखना चाहिए कि प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने और निखारने का काम किया। देखिए, उनके विषय वैविध्य और शिल्प
जो है वह सजगता का उसमें विकास हुआ। यदि इस काल की कहानी और कहानियों का वर्गीकरण करें तो उन्हें अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला भाग जो है, पहले वर्ग में जो है अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार हैं जिनका प्रतिनिधित्व जयशंकर प्रसाद करते हैं। द्वितीय वर्ग में बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार हैं जिनके प्रतिनिधित्व प्रेमचंद जी करते हैं। तृतीय वर्ग में मध्यवर्गीय परंपरा की कहानी लेखक हैं जिनका प्रतिनिधित्व सुदर्शन जी करते हैं। तो इस प्रकार से इस काल की जो कहानियां हैं उनमें परिवार, सामाजिक राजनीतिक समस्याओं का चित्रण, यह सब प्रधान रूप से हुआ है। व्यक्ति चित्रण, नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी थी, व्यक्ति चित्रण और नारी को। शैली और शिल्प की दृष्टि से भी यहाँ पर प्रौढ़ता मिली है। भाषा की दृष्टि से भी इस युग के कहानीकार उल्लेखनीय है। देखिए, प्रेमचंद जी की जो भाषा है उसमें सपाट बयानी, सादगी, लोकोक्ति, मुहावरों का सही प्रयोग तथा पात्रानुकूलता जैसे गुण विद्यमान है। वहीं प्रसाद जी की जो भाषा है उन्हें तो आप जानते ही हैं, काव्यात्मकता और लाक्षणिकता वहां पर दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो आलोच्य काल है उनकी कहानियों में लोकमंगल और लोक रंजन की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं तीसरी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। जरूर वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अंत तक देखिए, आपको पूरे आंसर मिलेंगे। 1936 से 1950 तक, 1936 से 1950 ईस्वी तक प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंद के उत्तर का युग अर्थात प्रेमचंद के बाद का युग। 1936 से 1950 ईस्वी तक का समय हिंदी कथा जगत में प्रेमचंदोत्तर कहानी के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसित नहीं हुई, अपितु यह इसकी अलग अलग दिशाएं हुई, अलग अलग दिशाओं में इसका विकास हुआ। कहानी इस काल की केंद्रीय विधा रही है, इसीलिए उसने जीवन और जगत के जो विविध पक्ष हैं उन पक्षों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया है। इस काल में एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारक है, उस विचारधारा से अनुप्राणित कहानीकारों ने प्रगतिवादी कहानियां लिखी, तो दूसरी ओर जो मनोविश्लेषण परक कहानीकार थे उन कहानीकारों ने ऐसे विषयों पर कहानियां लिखी जिनमें व्यक्ति मन की आंतरिक परतों को खोलकर देखा गया था। तो देख लेते हैं कौन कौन से कहानीकार हमारे यहां पर हैं। तो प्रगतिवादी जो कथाकार हैं उनमें सर्वप्रथम यशपाल जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर उन कहानियों की रचना की। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक जो रूढ़ियां हैं उन पर आक्रोश उनकी कहानियों में दिखाई देता है। यशपाल की लिखी हुई कहानियां हैं जिनमें प्रमुख कुछ मैं कहानी आपको बताता हूं। वो दुनिया, पिजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर कलब, ये उनकी कहानियां हैं। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं यशपाल जी के कथा शिल्प पर टिप्पणी करते हुए एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। उन्होंने लिखा है कि कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद जी के बहुत नजदीक हैं, ऐसा मानना है भगवत स्वरूप का। और इस समय के और कहानीकार राघव राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथनाथ गुप्त, इसी परंपरा के जो कहानीकार हैं। अच्छा, मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में देखते हैं तो इसको मैं बताता हूं आपको कि प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में किस किस प्रकार का वर्ग था। इससे पहले जानते हैं कि जो मनोविश्लेषणवादी कहानी है, मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखकों में अज्ञेय, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र का नाम लिया जाता है। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानी में उकेरा था। उनकी अज्ञेय की कुछ कहानियां हैं जैसे कि रोज, कितनी बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, कोठरी की बात, गैगरीन, पठार का धीरज, ये इनकी कहानियां हैं। जैनेन्द्र की बात करते हैं तो जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन है, मानवीय जो दुर्बलता है उसका यथार्थ चित्रण जो है वह जैनेन्द्र की कहानियों में दिखाई देता है। वे प्रसाद की भांति ही आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, लेकिन वह यथार्थ धरातल में उठाए गए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं जैनेन्द्र जी। उनके आप उपन्यास पढ़ लीजिए, त्यागपत्र पढ़ लीजिए, उनके पात्र अपने पास पड़ोस से उठाए गए मानव चित्र हैं। देखिए, जैनेन्द्र जी की जो कहानियां हैं उनका शिल्प भी अलग है। उनकी कुछ मैं कहानियां आपको बता देता हूं, जैसे जानवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पान वाला, ये इनकी कहानियां हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी परंपरा की मैं बात करता हूं। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को गति प्रदान करने वाले एक और कहानीकार हैं जिनका नाम है इलाचंद जोशी। तो
इलाचन जोशी की कुछ रचनाएं हैं, रोगी, मिस्त्री और परित्याग, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा, ये इनके कहानियां हैं। यह इनके, और इसमें कुछ कहानी संग्रह भी है इनके, कुछ कहानी संग्रह जैसे कि खंडहर की आत्मा है, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहूत, दिवाली, ये सब उनके जो है कहानी संग्रह। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में। एक वर्ग उन कहानीकारों का है जिनमें यथार्थवादी कहानीकार जिन्हें कहा जाता है। देखिए, यथार्थ का मतलब आप सब समझते हैं, जैसा है वैसा दिखाना। इन कहानीकारों ने आधुनिक समाज की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों एवं समस्याओं का उद्घाटन यथार्थ पूरक या फिर कह सकते हैं कि यथार्थपरक दृष्टिकोण से किया है, जिनमें चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रमा प्रसाद पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, राम वृक्ष बेनपुरी, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण आदि इसी वर्ग के कहानीकार हैं। इनमें से कुछ कहानीकारों ने संकलन भी किया है, जैसे कि चंद्रकला, अमावस, भाई का राज्य, इन सब के जो रचयिता हैं वह चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं। सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, सभी के रचयिता रमा प्रसाद पहाड़ी हैं। इन संकलन जो है, इन संकलनों की कहानियों में आधुनिक समाज की अनैतिकता, मूल्यहीनता, उच्छृंखलता का सुंदर निरूपण किया गया है। देखिए, कहानीकारों का एक वर्ग और है जो किस प्रकार की कहानी लिख रहा है। कहानीकारों के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में काम वासना को लिया, सौंदर्य लिप्सा को लिया। सौंदर्य लिप्सा के अलावा उन्होंने यौन समस्याओं का चित्रण किया, स्वच्छंद रूप से इन सब चित्रण किया है। इन्हें यौनवादी कथाकार भी कहा जाता है। इस वर्ग के प्रमुख कहानीकार हैं आरसी प्रसाद सिंह, जिनकी कालरात्रि है, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, जिन्हें छोटा डॉक्टर, किशोर साहू, टेसू का फूल, मधुसूदन, उजाले के पहले, बजेंद्र नाथ गौड़, बिखरी कलिया आदि के नाम लिए जा सकते हैं। कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार और साहसिक विषयों पर भी कहानियां लिखी हैं। देखिए, प्रभाकर माचवे की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रभाकर माचवे ने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानियां लिखकर संगीनों का साया संकलन तैयार किया। अच्छा, अगर श्री राम शर्मा की बात कर लेते हैं, उन्होंने शिकार कथाओं का श्री गणेश किया है, किंतु उनकी जो शिकार कथाएं हैं वास्तविक घटना पर आधारित होने के कारण रिपोर्टराज के अधिक निकट दिखाई देती हैं। तो यह आपको ढेर सारा चीजें मिल गई हैं। देखिए, कुछ मुझे हास्य की बात, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ हास्य की बात, हास्य व्यंग से भरपूर कहानियां भी इस समय में लिखी गई थी। हास्य व्यंग से जो भरपूर कहानियां हैं, उनके लेखक के रूप में जीपी श्रीवास्तव का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने शिष्ट परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई है। हरिशंकर प्रसाई हैं, अमृतलाल नागर, अन्नपूर्णानंद की कहानियों में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। अच्छा, जो हमने आज यह पढ़ा है, जैसे कि हम अंत की बात मैं कर रहा हूं, हमने कहा कि प्रेम चंदोत्तर युग, तो हमने जो विश्लेषण किया है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेम चंदोत्तर कथाकार जो हैं, इन कथाकारों में मनोविश्लेषण परक प्रवृत्ति की प्रधानता है, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की और रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है। साथ साथ में इन्होंने प्रतीकात्मकता एवं संकेतात्मकता का सहारा भी लिया है। देखिए, इस काल में प्रेम, रोमांस एवं जो यौन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी यहां पर दिखाया है। तो जो भी समस्याएं हैं, तो प्रेम से संबंधित हो, रोमांस से संबंधित हो, यौन समस्याएं हैं, इन सबको कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया है। युगीन परिवेश को पूर्णतः व्यक्त करने में इस काल की जो कहानी है, उस कहानी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कहानी के शिल्प की अगर हम बात करते हैं, तो कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना जो है, विरलता के साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। तो यह था आज का टॉपिक। काफी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए हम नई कहानी को अगले टॉपिक में कवर करते हैं। तो नई कहानी सन 1950 के बाद की कहानी को नई कहानी कहा गया, नई कविता की तर्ज पर ही यह लिखा गया। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों तक भी भेजें, जिससे कि उन्हें भी मदद मिल सके। धन्यवाद।